मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड? बहुत बढ़िया बच्चों। तो आज हम फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी लेसन, जो आपका सेकंड लेसन है, उसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में आती है और यहाँ पर अपना ट्रेड शुरू कर देती है और धीरे धीरे अपना वो यहाँ पर फैला लेती है, मतलब एरिया फैला लेती है और कंट्रोल कर लेती है। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इन्होंने बंगाल पे कंट्रोल किया। बंगाल पे नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, और हराने के बाद कैसे उन्होंने बंगाल को कंट्रोल कर लिया। याद है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसमें हमने देखा था। ओके, फिर जो 1757 की प्लासी थी और 1764 की जो बक्सर की लड़ाई थी, उसके बाद बंगाल लगभग कंट्रोल किया जा चुका था। ओके, और वहाँ ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम मीर जाफर के साथ शुरू हुई थी, और हमने उसमें ये भी देखा था कि बाद में नवाब को ब्रिटिशर्स ने रिमूव कर दिया था लास्ट में। मीर जाफर के बाद लास्ट मुबारकदुल्ला जो नवाब रहा था, उसके बाद लगभग सारे नवाब वहाँ से हटा दिए गए थे, कुछ पेंशन पर छोड़ दिए गए थे। ओके, उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में हमने डिस्कशन किया था एंग्लो मैसूर वार के बारे में। ओके, तो एंग्लो मैसूर वार में हमने देखा कि कैसे हैदर अली एक स्मॉल सोल्जर से कैसे एक बड़ा फौजदार बनता है, डिंडीगुल का फौजदार, और कैसे फिर वो अपना एरिया मैसूर में बढ़ा लेता है। उसका कमांडर जिसको उसने रिमूव किया, और उसके बाद जैसे निंजा राज, आपको याद होगा दो मैंने बताए थे, निंजा राज था एक तो, ठीक है, एक देवराज था। तो इन दोनों को हटाकर हैदर अली फिर पावरफुल बनता है वहाँ पे, और फिर ब्रिटिशर्स के साथ उसकी वार शुरू हो जाती है। हमने आपके सेकंड वीडियो में आपको डिस्कशन करके बताया था कि किस तरह से हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में एंग्लो मैसूर वार 1 हुई 1767 से लेकर 1769 के बीच में, और उस फर्स्ट वार में हैदर अली जीत जाता है। ओके, और ब्रिटिशर्स का पहली बार यह घमंड टूटता है कि वो अपने आप को मान रहे थे कि हमारे बराबर कोई है ही नहीं, ठीक है, और हम सुपर पावर है, तो उनकी वो माइंड एकदम से डाउन आता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर सेकंड वार लड़ी जाती है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। इस बार ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को हरा दिया, मतलब हराया नहीं, हैदर अली मारा गया इस वार में। ब्रिटिशर्स भी पूरी तरह जीत नहीं पाए, और फिर हैदर अली की जो सेकंड वॉर थी 1780 से लेकर 84 के बीच में रही, तो इस वॉर में बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है। बहादुरी से लड़ते लड़ते हैदर अली मारा जाता है, और फिर इस वार को आगे टीपू सुल्तान कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो आज हम उसी से शुरू करेंगे। ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, और हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर सेकंड है, लेसन का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि इस लेसन का नाम ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडर के रूप में आए थे। ब्रिटिशर्स ट्रेडर के रूप में आए और धीरे धीरे यहाँ पर एडजस्ट हो गए। एडजस्ट इन द सेंस मतलब उन्होंने टेरिटरीज एक्वायर कर ली। फिर तो वो जैसे बंगाल टेरिटरी उनके आ गई थी, और अब मैसूर को वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वॉर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस वॉर में हम डिस्कशन करेंगे किस बारे में, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। ओके, तो हम टीपू सुल्तान के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान को ये कहा जाता है कि ये बंगाल का टाइगर था, द टाइगर ऑफ मैसूर, द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर, इसको मैसूर में टाइगर कहा जाता था। ठीक है, और इसके एरिए में तलवारें बहुत बनाई जाती थी। कहते हैं कि टीपू सुल्तान की सबसे फेमस तलवार थी, वुड स्टील से बनी हुई थी, और बहुत गजब की तलवार थी। मैं ये कहता हूँ कि इस तलवार की धार कमी नहीं होती थी, चाहे कितनी लड़ाइयाँ आप इससे लड़ लो, धार गजब की होती थी। और इसके अंदर जो है इस आयरन की, ऐसा आयरन होता था जिसके अंदर हार्डन कार्बन मिलाकर, मैग्नीज मिलाकर इसको बहुत बढ़िया तैयार किया जाता था। इवन साउथ मैसूर वाले एरिया में मोस्टली हर जगह पर ब्लास्ट फर्नेस होती थी। कौन सी तलवार थी इसकी? स्वॉर्ड, जिसके लिए बड़ा फेमस रहा। ठीक है, जिसका नाम था वुड स्टील से बनी हुई तलवार, बड़ी फेमस रही।
वुड स्टील से बनी हुई तलवार बहुत फेमस रही। ब्रिटिशर्स इसके बाद में सर्वे करते हैं। जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 4 मई 1799 में, तो ब्रिटिशर्स इस तलवार के ऊपर रिसर्च करते हैं कि इंडियंस को इतनी अच्छी तलवार बनानी कैसे आती है। गजब का काम होता था साउथ मैसूर में, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान सेकंड वार में अपने फादर हैदर अली की डेथ के बाद सामने आए, ठीक है। उसके फादर की डेथ कब हुई? 1782 में, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड एंग्लो मैसूर वार, सेकंड, ठीक है। एंग्लो या एंग्लो का मतलब आपको पता ही है, एंग्लो का मतलब क्या होता है? ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं, जो कि 1780 में स्टार्ट हुई, 1780 में स्टार्ट हुई और 1784 तक चलेगी, 1784 तक चलेगी। लेकिन बीच में क्या हो गया आपको पता ही है, बीच में क्या प्रॉब्लम हुई? बीच में ये प्रॉब्लम हुई कि हैदर अली की डेथ हो गई है। लड़ते लड़ते बहादुरी से जीत गया था और फिर डेथ हो गई इसकी। किसकी डेथ हुई? हैदर अली, ठीक है। टीपू सुल्तान के फादर, टीपूज फादर, ओके, टीपू के फादर जिनका नाम था हैदर अली, ओके, उनकी डेथ हो जाती है, ओके। और वो डेथ 1782 में हुई, जब ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार हो रही थी, उसके बीच में ही हो गई थी। टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली की डेथ बीच में ही हो गई थी, ओके। एक बात तो ये, टीपू सुल्तान इसके बाद कंटिन्यू करता है इस बार, ठीक है। 82 के बाद टीपू सुल्तान ने इसको कंटिन्यू किया, टीपू कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करता है, ओके। 1782 से लेकर और फिर 1784 तक टीपू सुल्तान इसको आगे कंटिन्यू करेगा, ओके। लेकिन कंटिन्यू करना उतना आसान नहीं था, कंटिन्यू करना उतना आसान नहीं था। एक्चुअल में आपको बताइए कि ब्रिटिशर्स ने हैदर अली को हराने की और टीपू सुल्तान को हराने के लिए मराठा निज़ाम और ब्रिटिश आर्मी की हेल्प ली थी, और इसी वजह से हैदर अली घेर लिया गया था और उसकी डेथ हुई थी। टीपू सुल्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ, और आप देखोगे टीपू सुल्तान 84 तक लड़ता रहा, ठीक है। और 84 में वार कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, ये भी कहा जाता है कि इसने 1783 में एक ब्रिटिश ऑफिसर को पकड़ के लिया था। वार के टाइम में मैथ्यू नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसको इसने अरेस्ट कर लिया था, टीपू अरेस्ट, ठीक है। टीपू ने एक ब्रिटिश, ठीक है, एक ब्रिटिश ऑफिसर अरेस्टेड ए ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर को अरेस्ट भी कर लिया था, ओके। इसका नाम था मैथ्यू, इसका नाम था मैथ्यू को अरेस्ट भी कर लिया था। मतलब कि ये वार 2 साल आगे चली, बड़ी इंटरेस्टिंग वे में चली, ठीक है। और फिर 84 में जो है इसने एक 84 में फिर 1784 में एक और ऑफिसर पकड़ा जाता है, एक और ऑफिसर, ठीक है, ठीक है। 1784 में फाइनली टीपू सुल्तान हार जाएगा, लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसने और पकड़ लेता है, ठीक है। अब टीपू सुल्तान जो है 82 से लेकर 84 2 साल तक वार लड़ेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स की और मराठा निज़ाम की पावर बहुत बड़ी थी, उनसे जितना उतना आसान नहीं था जितना कि टीपू सुल्तान सोच रहा था, ठीक है। और इस वार में लड़ते लड़ते आखिरी में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, ठीक है। कब? टीपू डिफीट हो गया, टीपू डिफीटेड, ओके, टीपू डिफीटेड इन 1784, ओके, वो हार जाता है। ब्रिटिश पावर से वो जीत नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ में टीपू सुल्तान के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके फादर पे जो अटैक हुआ था, वो 3 साइड से था। एक साइड ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, ब्रिटिश, और दूसरी साइड से मराठा भी उनके साथ मिल गए थे, और तीसरी साइड से मैं बात करूं तो हैदराबाद का निज़ाम इस वॉर में उनके साथ लड़ रहा था। तो इस वजह से टीपू सुल्तान तीनों ओर से घिर जाते हैं और आखिरी में वो इस वार को हार जाते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पॉइंट्स और है हमारे पास, ठीक है। टीपू सुल्तान बहुत ही बेहतरीन राजा था। ब्रिटिशर्स को हराने के लिए उसने, जो मैं ये कहूँ कि 1784 में वैसे हार गया, लेकिन बाद में वो फ्रांसीस लोगों को ज्वाइन करेगा थर्ड एंग्लो मैसूर वार के टाइम में, ओके। फिलहाल, ठीक है, ये वार जो है हार जाता है, और एक एग्रीमेंट होता है, एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ
मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर की ट्रीटी होती है। मैंगलोर इनका पोर्ट एरिया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे बेंगलोर कर्नाटका में बड़ा फेमस है, उसी तरह मैंगलोर भी यहाँ एक पोर्ट एरिया हुआ करता था। और ब्रिटिशर्स, आपको पता ही लालच उनको क्या था कि वो मैंगलोर और आसपास के एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंगलोर की ट्रीटी हुई, एग्रीमेंट हुआ और टीपू सुल्तान के बहुत सारे एरिए चले गए, ठीक है। जैसे कि ये कहूँ कि इस ट्रीटी को करने वाला, ठीक है, इसको ब्रिटिश लॉर्ड ने इसको जो ट्रीटी को किया था, एक ब्रिटिश लॉर्ड, ठीक है, उसका नाम था मैकॉर्नी, ठीक है, उसका नाम था मैकोर्टनी उसका नाम था, जिसने मैकोर्टनी एंड टीपू सुल्तान, इनके बीच में ये वार की एग्रीमेंट हुई थी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एग्रीमेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद में ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो मैं ये कहूँगी जो इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन थे, जो कि अलग अलग कंट्रीज के बारे में लिखते थे, उन्होंने टीपू सुल्तान को एक सीधा साधा दैत्य भी कहा था। मैं बता रहा था ना अभी कि टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास आएंगे, तो उसके बारे में सबसे बड़ी बात तो ये कि टीपू सुल्तान को बहुत सारे हिस्टोरियन, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे या इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियन थे, इम्पीरियलिस्ट का मतलब होता है जो साम्राज्यवाद के बारे में लिखते हैं, जो साम्राज्यवाद के बारे में लिखते थे, वो टीपू सुल्तान को सीधा साधा क्या कहते थे, सीधा, ठीक है, सीधा साधा दैत्य भी कहते थे, दैत्य, ठीक है, सीधा साधा दैत्य भी उसको कहते थे। मतलब कि वो सच में बहुत पावरफुल था, ब्रिटिशर्स उससे सच में डर गए थे, ठीक है, ओके। तो ये बात हुई, फिर फाइनली जो है ये हार गए और टीपू सुल्तान फिर उसके बाद 4th वार की तैयारी करता है। टीपू सुल्तान की हार सेकंड वार में मैं ये कहूँ कि 2 साल आगे कंटिन्यू करता है और उसके फादर की डेथ के बाद हुई और वो 2 साल तक सरवाइव कर पाया और आखिरी में ब्रिटिशर्स के हाथों हार गया और मैंगलोर की ट्रीटी हुई। ये मैंगलोर की ट्रीटी मैकोर्टनी की है, लेकिन उस समय के जो वाइसरॉय थे, वो लॉर्ड मैकोर्टनी की जो ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था मैंगलोर का टीपू के सुल्तान के साथ, उससे वो खुश नहीं थे। उनका मानना ये था कि जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, जो खुश नहीं था, एक ब्रिटिश ऑफिसर खुश नहीं था, जिसका नाम था, एक ब्रिटिश वाइसरॉय जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जिसको कहेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आपको याद होगा कि वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 में ये इंडिया का गवर्नर जनरल भी बना था, गवर्नर जनरल भी ये बना था, ये देखो गवर्नर जनरल भी ये बना था। तो ये बिल्कुल भी इस एग्रीमेंट से खुश नहीं था। वो ये कह रहे थे कि टीपू सुल्तान के साथ जो मैंगलोर की ट्रीटी जिस तरीके से हुई है वो बहुत गलत हुआ है, हम टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर सकते थे। एक्चुअल में हुआ क्या था कि लॉर्ड मैकोर्टनी जो थे, उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया कि टीपू सुल्तान के जो एरिया थे उसको, कुछ एरिया उसको वापस कर दिए गए, मैंगलोर को कैप्चर कर लिया गया, लेकिन कुछ एरिया उसको वापस कर दिए गए। मतलब कि फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश की गई। लॉर्ड मैकोर्टनी आगे टीपू सुल्तान के साथ आगे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ एक फ्रेंडशिप टाइप की एग्रीमेंट की, जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी, वारेन हेस्टिंग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि लॉर्ड मैकोर्टनी जो है, हम उसकी एग्रीमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉर्ड मैकोर्टनी जो टीपू सुल्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद में मैं ये श्योरली ये नहीं कह सकता कि हम लोग फिर मैसूर को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। टीपू सुल्तान कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर करेगा। और उसका अंदाजा बहुत सही था, क्योंकि टीपू आगे अब इस हार का बदला, क्योंकि वो हार गया था और उसकी मैंगलोर फोर्ट को छीन लिया गया था मैकोर्टनी की जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के थ्रू, ओके। तो उसके बाद जो है टीपू सुल्तान क्या करता है, टीपू सुल्तान फ्रांसिस के साथ में, फ्रेंच जो कंपनी यहाँ पर थी उनके साथ में एग्रीमेंट करना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि ब्रिटिशर्स को हराने की लिए हमें कोई दूसरी यूरोपियन पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
अब इसको एक बार फिर देखो, इसी चीज को एक बार दोबारा देखो कि आप लोगों ने क्या समझा अभी। सेकंड वार को मैं आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैदर अली की डेथ हो गई थी। तो अब मैंने यही बताया कि सेकंड वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने दोनों कलेक्टिवली लड़ी है, 1780 से 1784 के बीच में चली। इसमें बीच में ही टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली की डेथ हो जाती है 1782 में, और फिर इस वार को आगे टीपू सुल्तान कंटिन्यू करता है। इस वार को आगे टीपू सुल्तान 1782 से 84 के बीच में कंटिन्यू करता है। इस बीच में मैंने ये भी बताया था कि टीपू ने एक ब्रिटिश ऑफिसर मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया था बीच में, ठीक है, काफी टैलेंटेड था। वैसे अटैक तीनों ओर से हो रहा था, जैसे कि ब्रिटिश अटैक भी था, मराठा अटैक भी था, और निजाम ने भी साउथ से अटैक कर दिया था टीपू सुल्तान के ऊपर, हैदर अली के ऊपर। तो फिर भी ये लोग काफी टाइम तक लड़े, सरवाइव किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ये बताया कि इतना लड़ने के बाद भी टीपू सुल्तान फाइनली 1784 में हार गया। बड़े टैलेंटेड वे में लड़ने के बाद भी वो हार गए। हैदर अली भी काफी बहादुरी से लड़ा, फिर भी ये लोग हार गए, ओके। और फिर हारने के बाद में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको समझौता, मैंगलोर का समझौता कहते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसने की? लॉर्ड मैकॉटनी, ठीक है, लॉर्ड मैकॉटनी ने की ये। और इस मैकॉटनी ने जो टीपू सुल्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया था उससे वाइसरॉय यानी कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल इंडिया के पहले बने 1773 में, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो ये कह रहा था कि लॉर्ड मैकॉटनी ने जो टीपू सुल्तान के साथ में एग्रीमेंट किया है, हम उसके बाद भी मैसूर को खो देंगे, क्योंकि उसको लगता था कि टीपू सुल्तान इसके बाद चुप बैठने वाला नहीं है। मैकॉटनी तो एक फ्रेंडशिप टाइप का एग्रीमेंट कर चुके थे, लेकिन उनको वॉरेन हेस्टिंग्स को समझ आ गया था कि भाई अब इसके बाद हमें लगता है कि मैसूर में दोबारा वार होगी। और उसका अंदेशा सही निकला, उसका जो आइडिया था वो सही निकला, क्योंकि अब टीपू सुल्तान हार के बाद फ्रांसीसी कंपनी से, फ्रांसीसियों से एग्रीमेंट करने लगा था। जो फ्रांस की कंपनी यहाँ पर आई हुई थी, उन फ्रांस की कंपनी से वो एग्रीमेंट करने लगा था, ओके। और अपनी आर्मी को, अपने पास वेपन जो थे उसको वो और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो आप लोग। इस तरह से ब्रिटिश हिस्टोरियन उसको सीधा साधा दैत्य भी कहते थे, ओके। अब हम आगे देखते हैं कि जो है कैसे ये लोग आगे मतलब थर्ड एंग्लो मैसूर वार लड़ते हैं, और कैसे ये पॉसिबल होता है, या टीपू सुल्तान आगे थर्ड वार में जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्या होने वाला है, ओके। क्या होने वाला है वो देखिए, ओके। अब देखो टीपू सुल्तान और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ओके। ये देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई वो 1790 में शुरू हुई, 1790 में शुरू हुई, ओके। 1790 में शुरू हुई और 2 साल तक लगातार वो चलती रही, 2 साल तक लगातार वो चलती रही, ठीक है। थर्ड, तो देखिए अब टीपू सुल्तान के साथ हम थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में बातें कर रहे हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ओके। इसका टाइमिंग क्या रहा था? इसका टाइमिंग रहा था 1790 से लेकर 1792 के बीच में। आपको क्या लगता है टीपू सुल्तान हारने के बाद हार मान के बैठ जाएगा? नो, फ्रांसीसियों के साथ उसने जबरदस्त तरीके से एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करके उसने अपनी आर्मी को पावरफुल बनाया। टीपू सुल्तान के बारे में आपको और बात बताऊं मैं, टीपू सुल्तान ने अपने श्रीरंगपट्टम कैपिटल में, ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी श्रीरंगपट्टम कैपिटल में, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो कैपिटल थी, उस कैपिटल में उसने फ्रांसीसियों की हेल्प से जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना, और यहाँ पर एक फ्रीडम ट्री भी लगाया, क्योंकि फ्रांस की रेवोल्यूशन में फ्रांस के लोग जैकोबिन क्लब लगाते थे, और जैकोबिन क्लब की मदद से वो लोगों को फ्रीडम दिया करते थे। तो टीपू सुल्तान भी इसमें ज्वाइन हुआ, और उसने अपने श्रीरंगपट्टम कैपिटल में क्या किया? फ्रीडम ट्री को लगाया, फ्रीडम ट्री उसने इंस्टॉल किया, फ्रीडम ट्री उसने वहां पर लगाया, और वो एक जैकोबिन क्लब, फ्रांस के जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बना। क्या बना? फ्रांस का
फ्रांस का जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब का वो मेंबर भी बना, ठीक है। और वो किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स को हराना चाहता था, अपनी हार का बदला लेना चाहता था, ठीक है। फाइनली टीपू सुल्तान के बारे में और भी बातें हैं बहुत सारी। टीपू सुल्तान के बारे में ये बताया जाता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड था और इसने 1796 में एक नेवी बोर्ड भी तैयार किया था, ठीक है। ए नेवी बोर्ड, ठीक है। एक नेवी बोर्ड भी उसने अपने मैंगलोर में बनाया था, नेवी बोर्ड, ठीक है। बहुत ही टैलेंटेड था ये, ओके। दूसरी बात ये कि ये हिंदुओं से बड़े फ्रेंडशिप रखता था। टीपू सुल्तान वैसे खुद तो मुस्लिम था, लेकिन ये हिंदुओं से फ्रेंडशिप भी रखता था, ठीक है। फ्रेंडशिप विद हिंदू, ठीक है। क्या रखता था? हिंदू पीपल्स के साथ में ये फ्रेंडशिप भी रखता था, ठीक है। जैसे इसने हिंदुओं के मंदिर भी बनवाए थे, हिंदुओं के साथ दोस्ती रखते हुए हिंदुओं के मंदिर भी बने। जैसे शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने एक टेंपल बनवाया, एक टेंपल उसने तैयार कराया, टेंपल, ठीक है, जिसका नाम था, जो टेंपल बनवाया वो शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य का एक टेंपल भी उसने तैयार कराया था, शंकराचार्य का टेंपल भी। ये जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं जो हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। तो उनका टेंपल भी बनाया। अब ऐसा नहीं है कि वो हिंदू रीति रिवाजों के और हिंदू पीपल्स के खिलाफ थे, बहुत ही ग्रेट किंग था, बहुत ही ग्रेट किंग, और मॉडर्निटी के आइडिया अपनाने वाला। पुरानी रीति रिवाज, रूढ़िवादी सब परंपराएं, उन सबको खत्म करके वो नया समाज का निर्माण करना चाहता था, जैसे कि फ्रांस के लोग कर रहे थे। इक्वालिटी, फ्रीडम, इक्वल लॉ फॉर ऑल, इस प्रकार के आइडियाज जब फ्रांस के लोग अपना रहे थे, तो ये भी यहाँ पर फ्रांस के रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर इंडिया के अंदर इस तरह के आइडिया वो लाना चाहता था। वो चाहता था इंडिया में मॉडर्निटी आए, इंडिया में मॉडर्निटी आए और इंडिया में लोगों को इक्वालिटी और, ठीक है, और अलग अलग तरह की फ्रीडम लोगों को मिले, ठीक है। तो लोग उसको लाइक करते थे भाई, टीपू सुल्तान को लोग लाइक करते थे उसकी खासियत की वजह से कि उसने अपने श्रीरंगपट्टनम कैपिटल में फ्रीडम टी लगाया, कि उसने फ्रांस के जैकोबिन क्लब का मेंबर बन के वो सबको इक्वल राइट दिलाना चाहता है, और वो 96 में एक नेवी बोर्ड भी बनाता है, एक फेमस नेवी बोर्ड। और टीपू सुल्तान हिंदुओं का भी फेवर करता है, शंकराचार्य का मंदिर बनवाता है, और एक टेंपल, एक गॉडेस का टेंपल भी उसने बनवाया था, ठीक है। एक हिंदू गॉडेस जो है, देवी है, उसका भी टेंपल उसने बनवाया था, ठीक है, ओके। और वो बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की, ओके। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई वो बहुत ही फेमस वॉर हुई। इस वॉर में टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ, ठीक है, क्या करता है? टीपू एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट विद फ्रेंच कंपनी से वो एग्रीमेंट करके ब्रिटिशर्स को फाइट में हराने की कोशिश करेगा, ठीक है, हराने की कोशिश करेगा, ओके। और फिर उसके बाद वो अटैक कर देता है। जब उसका एग्रीमेंट हुआ तो टीपू सुल्तान ने अटैक किया, टीपू सुल्तान, ठीक है, सुल्तान अटैक ऑन त्रावणकोर। ये देखो त्रावणकोर रियासत, ठीक है, त्रावणकोर रियासत रजवाड़ा एरिया होता था त्रावणकोर, वहां का जो राजा था उसके ऊपर अटैक कर दिया, त्रावणकोर किंग, ठीक है, त्रावणकोर किंग के ऊपर अटैक कर दिया। कब अटैक किया? 1790 में। कब अटैक किया? 1790 में उसने अटैक कर दिया, ठीक है, 1790 में अटैक कर दिया। अब त्रावणकोर का जो किंग था उसका फेवर ब्रिटिशर्स करते थे, समझ रहे हो? त्रावणकोर के किंग का फेवर ब्रिटिशर्स करते हैं। कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। जैसे मैंने बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है? गवर्नर जनरल है। तो उसने क्या किया? किंग के ऊपर अटैक करते ही ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि हमारे फेवर के, हमारे जो संरक्षण में कोई किंग है, हमारी सिक्योरिटी में जो त्रावणकोर का किंग है, अगर वो उसके ऊपर टीपू सुल्तान अटैक करेगा तो समझ लो हम पे अटैक कर दिया, मतलब कि ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया उसने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ये माना इस चीज को, ओके। और उसके बाद में आप देखोगे फिर जो है त्रावणकोर के महाराजा के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर क्या होता है? फिर ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उस समय
जो नए आए ऑफिसर, जो नए ब्रिटिश जिसको हम कहेंगे गवर्नर कहेंगे, वो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, डिड नॉट लाइक, ठीक है। उन्होंने ठीक है, नॉट लाइक, उन्होंने इस चीज को लाइक नहीं किया कि ये टीपू सुल्तान त्रावणकोर के राजा पर अटैक करे, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं आया। इसीलिए फिर उन्होंने टीपू सुल्तान पे अटैक किया, इसी वजह से, ठीक है, ओके। और फिर उन्होंने अटैक किया, फाइनली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अटैक किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फिर क्या किया? अटैक किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अटैक ऑन टीपू सुल्तान पर अटैक किया। टीपू सुल्तान पर फिर अटैक किया, ओके, ठीक है। टीपू सुल्तान पर अटैक किया, ओके। और अटैक करने के बाद में फिर टीपू सुल्तान पे अटैक हुआ। और कौन सी जगह पर अटैक हुआ? टीपू सुल्तान पे अटैक हुआ। और कौन सी एरिया में? वेल्लूर में अटैक हुआ। एक तो ये हो गया वेल्लूर, ओके। उसके बाद में बेंगलोर, फिर बेंगलोर में अटैक हुआ, ठीक है, बेंगलोर में अटैक हुआ। देखो, टीपू सुल्तान के एरिया पे ब्रिटिश ने अटैक कर दिया है, क्योंकि उसने महाराजा के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। मतलब टीपू सुल्तान ने इनके ऊपर अटैक किया, तो कॉर्नवालिस ने इनके ऊपर अटैक किया, ओके। और फिर वार शुरू हो गई, ओके। और फिर श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, और फिर फाइनली श्रीरंगपट्टनम पे अटैक हुआ। ब्रिटिशर्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के वेल्लूर, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम में अटैक करके उसको हरा दिया। इस थर्ड वार में फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर युद्ध लड़ने के बाद भी टीपू सुल्तान फाइनली हार गया। और फिर एग्रीमेंट हुआ। फिर क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, टीपू सुल्तान के हारने का एक और रीजन है। जैसे मैंने कहा, टीपू सुल्तान के हारने का एक और रीजन है, क्योंकि टीपू सुल्तान पे, जैसे पिछली बार में मैं आपको बता रहा था कि टीपू सुल्तान पे अकेला अटैक नहीं होता है, ब्रिटिशर्स, मराठा और निजाम तीनों का अटैक एक साथ होता है। किसके ऊपर आता है? ब्रिटिश, ओके, और ब्रिटिश, मराठा और निजाम, ये तीनों ने मिलकर फिर इस पे अटैक किया और इस बार उसको फिर हरा दिया। फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर भी टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स का टारगेट नहीं कर पाया और फाइनली इस वार में हार गया। इस हार के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, जो उनके ऊपर एग्रीमेंट लगा टीपू सुल्तान के ऊपर, बहुत ही अजीब एग्रीमेंट था, बहुत ही गलत एग्रीमेंट था, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ओके। इस एग्रीमेंट को हम कहेंगे, ठीक है, इस एग्रीमेंट को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अब जो फाइनली टीपू सुल्तान हार गया, अब लिखेंगे टीपू डिफीटेड, ठीक है, इन एंग्लो थर्ड वार में वो हार गया है, ओके। फाइनली टीपू सुल्तान हार गया, ओके। और उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, इसको कहेंगे ट्रीटी। अब जब हारने के बाद समझौता हुआ, उसको कहेंगे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ये देखो, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम फिर हुई एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट कब हुई? ये मार्च 92 में हुई, मार्च 1792 में हुई। क्योंकि आप देखोगे, मैंने ऊपर लिख दिया था कि ये वार 1792 तक चलेगी। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 की मार्च में हुई। इस एग्रीमेंट में एक तो टीपू सुल्तान के बहुत सारे एरिया ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिए और इसके ऊपर पनिशमेंट भी लगाई। 3 करोड़ रुपए जब तक टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को नहीं देगा, तब तक उसके 2 बच्चे होस्टेज रहेंगे। बड़ी अजीब ट्रीटी थी। ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया था कि इस एरिया को पूरी तरह कैप्चर कर लेंगे, इस एरिया को पूरा हड़प लेंगे, समझ रहे हो, इस तरह से। तो देखिए, इसमें इस एग्रीमेंट में क्या हुआ? इस एग्रीमेंट में क्या था? इस एग्रीमेंट में फर्स्ट पॉइंट देखो, इस एग्रीमेंट का फर्स्ट पॉइंट कि 50% हाफ ऑफ स्टेट्स, ठीक है, हाफ ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी, ठीक है, कैप्चर कर ली गई, ठीक है, कैप्चर्ड कर ली गई, पूरी तरह से कैप्चर्ड कर ली गई, ओके। दूसरा 3 करोड़ रुपए, ओके,
इसको कैप्चर करने वाले कौन थे? ब्रिटिश। ठीक है, कौन कौन थे इसमें? ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने तीनों ने कलेक्टिवली अटैक किया था, मराठा और निजाम। और कौन थे? निजाम। इन तीनों ने मिलकर इसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि तीनों ने मिलकर अटैक किया था। तो टीपू सुल्तान की आधे से ज्यादा टेरिटरी ये कैप्चर कर चुके थे। और दूसरा क्या था सबसे बड़ा एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं 3 करोड़ रुपीस। 3 करोड़ रुपीस, ये देखो 3 करोड़ रुपीस का क्या हुआ, जो है पनिशमेंट मिला इसको, पनिशमेंट। ठीक है, ये पनिशमेंट दिया गया कि ये इसको जो है हमें कंपनसेशन देगा 3 करोड़ रुपए का। जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे उसके 2 बच्चे होस्टेज रहेंगे। ठीक है, 2 सन होस्टेज। क्या हुआ? 2 सन, उसके 2 सन जो है वो होस्टेज रहेंगे। होस्टेज रहेंगे जब तक कि वो 3 करोड़ रुपए नहीं दे देंगे ब्रिटिश को। ठीक है, और बहुत सारे एरिया कैप्चर कर लिए और ब्रिटिश उस पे क्या करने लगे? ब्रिटिश उस पे ट्रेड करने लगे, अपना एरिया बना लिया। धीरे धीरे बच्चों पूरा मैसूर ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ चुका था। मैं नहीं मानता कि अब टीपू सुल्तान आगे सरवाइव कर पाएगा, लेकिन ये बात सच है कि वो हार भी नहीं मानेगा। ये बात सच है कि वो हार भी नहीं मानेगा और आगे लड़ेगा। एक वार और होगी, एक फाइनल वार और होगी। टीपू सुल्तान हमेशा एक ही बात कहता था कि सर झुकाकर जीने से अच्छा है सर कटा के मरे आदमी। दूसरी बार हार गया था टीपू सुल्तान, और आप देखोगे इसके बाद भी वो हार नहीं मानता। ठीक है, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, देखते हैं। मैंने तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर की बात की है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान ने लड़ी। ओके, और ये 1790 से लेकर 92 के बीच में लड़ी गई। इसमें टीपू सुल्तान ने अपनी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो उसकी टेरिटरीज चली गई थी, उस टेरिटरीज का जो है उनको वापस लाने के लिए और अपनी रेस्पेक्ट वापस लेने के लिए फ्रेंच कंपनी के साथ में हाथ मिलाया, और टीपू सुल्तान ने फिर त्रावणकोर के राजा पर अटैक कर दिया। और ये त्रावणकोर के राजा का अटैक ब्रिटिशर्स ने खुद के ऊपर अटैक माना, और उस समय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और फिर कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया। अटैक ब्रिटिश और मराठा और निजाम की आर्मी तीनों एक साथ अटैक करते हैं टीपू सुल्तान पे। किस एरिया पर अटैक हुआ? वेल्लोर पर, बेंगलोर पर और श्रीरंगपट्टम पर। और इस वार में टीपू सुल्तान हार जाते हैं। ठीक है, और फिर समझौता होता है। हारने के बाद जब टीपू हार जाता है तो फिर समझौता होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, और ये समझौता कब हुआ? मार्च 1792 में हुआ। ओके, फिर उसके बाद इस एग्रीमेंट की क्या शर्तें थी? शर्त नंबर 1 की 50% उसकी स्टेट टेरिटरीज है वो कैप्चर कर ली गई, और उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए का पनिशमेंट दिया गया, यानी कि कंपनसेशन देना पड़ा उसे। और जब तक वो कंपनसेशन नहीं दे देगा ब्रिटिशर्स को, उसके दोनों बच्चे 2 सन होस्टेज रहेंगे। उसके 2 बच्चे होस्टेज रहेंगे। समझ गए आप लोग? और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पॉइंट और भी बता दें। श्रीरंगपट्टम कैपिटल में उसने फ्रीडम डे लगाया था। वो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से पूरी तरह इंस्पायर था, समझ रहे हो? और फिर उसने एक नेवी बोर्ड भी बनाया था 1796 में। ओके, और उसने शंकराचार्य का टेंपल भी बनाया था, मतलब हिंदुओं से वो फ्रेंडशिप रखता था। ओके, तो अब फाइनल वॉर की बारी, एंग्लो मैसूर वार 4th। ठीक है, अब देखते हैं टीपू सुल्तान हारेगा या जीतेगा या फिर मर जाएगा, क्या होगा? क्योंकि टीपू सुल्तान ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो हारने की बजाय या सर झुकाने की बजाय अपनी गर्दन कटवाना पसंद करेगा। ओके, तो देखिए अब कैसे होगा आगे। 4th एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, 4th एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, देखिए 4th एंग्लो मैसूर वॉर। पता है टीपू सुल्तान के बारे में वहां के लोग उसे देवता की तरह पूजते थे। वहां के लोग टीपू सुल्तान को एक देवता की तरह पूजते थे, उसके मुकाबले में कोई नहीं था, एक देवता की तरह पूज जाता था। वो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही बहादुर लीडर हुआ है। ठीक है, ओके, और नेचर में भी बहुत अच्छा, नेचर भी ऐसा कि जिसको सभी लोग लाइक करें, जिसको सभी लोग लाइक करें, ऐसा नेचर। बहादुर और प्लस बहुत ही डिसेंट। बहादुर और डिसेंट मतलब बहुत ही अच्छे नेचर का आदमी। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं उसका। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद में अब 4th एंग्लो मैसूर वॉर। ओके,
अब देखिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉर। अब ये देखो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, अब ये कब से कब के बीच में लड़ी गई? ये 1799 में, एक ही साल चली, ठीक है, ये 1799 में लड़ी गई। 1799 में ये लड़ाई लड़ी गई क्योंकि टीपू सुल्तान फाइनल वॉर करना चाहता था और वो आसपास के एरिया में जो भी उसके फेवर के लोग थे उन सबको इकट्ठा करके वो फाइनल अटैक करना चाहता था। फाइनल अटैक जो होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या फिर मार के आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ 1799 की एक और वार लड़ी। ओके, अब ये क्या थी? ठीक है, ओके, कोलैबोरेशन। अब वो जो है कोलैबोरेशन करता है, कोलैबोरेशन, ठीक है, वो कोलैबोरेशन करता है, ठीक है, क्या करता है वो? कोलैबोरेशन, ओके, कोलैबोरेशन, ओके, वो कोलैबोरेशन करता है और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल लेवल पे वो कोलैबोरेशन करने की तैयारी कर रहा है, मतलब कि नेपोलियन से भी मदद मांगी उसने। लुई 16 के मरने के बाद जैकोबिन क्लब बना। जैकोबिन क्लब लुई 16 के टाइम में ही बन गया था, फ्रांस के राजा लुई 16 के टाइम में बन गया था और उसका एक फेमस लीडर हुआ करता था जैकोबिन क्लब का, जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद फ्रांस में 1794 के आसपास डायरेक्टरी रूलर आए थे। फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, फ्रांस के रेवोल्यूशन की। तो फ्रांस के रेवोल्यूशन के टाइम में वहां जैकोबिन क्लब हुआ करते थे और टीपू सुल्तान उसका मेंबर था। ओके, फिर एक बात और बताऊं कि उसी टाइम में नेपोलियन डायरेक्टरी बना। 1794 के आसपास वहां कुछ चेंजमेंट हुई, न्यू कन्वेंशन सिस्टम आया उनके वहां पे और फिर वहां चेंजमेंट हुई। और जब वहां चेंजमेंट हुई तो वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट किंग बना। कौन बना? फ्रांस में, फ्रांस में नेपोलियन। कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये वहां पर किंग बना। ओके, ये वहां पर 1804 में किंग बना था, लेकिन उससे पहले ये एक डायरेक्टरी था। एक फ्रांस के अंदर ये एक डायरेक्टरी रूलर था, एक डायरेक्टरी रूलर था। ओके, तो अब टीपू सुल्तान ये चाहता है कि नेपोलियन उसकी मदद करे। 1796 के आसपास, 1797 के आसपास उसने उनसे हेल्प की, पूरी जो है प्रपोजल डालने शुरू कर दिए। 1798 97 के आसपास उसने प्रपोजल डालने शुरू कर दिए और फिर नेपोलियन ने हेल्प का प्रॉमिस भी किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ब्रिटिश पीपल्स को निकालने में मदद करेंगे, क्योंकि उधर यूरोप में नेपोलियन यानी कि फ्रांस कंट्री इंग्लैंड के अपोजिट था, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उन्होंने फिर टीपू सुल्तान की मदद करने की कोशिश की। तो टीपू सुल्तान इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके और लोकल पीपल्स को इकट्ठा करके, ठीक है, लोकल एंड, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इकट्ठा करके फाइनल वॉर लड़ना चाहता था। ओके, और फिर उसके बाद में यहां पर एक न्यू लॉर्ड आए उसी टाइम में, ठीक है, न्यू लॉर्ड, और उस नए लॉर्ड का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। आपको बता दूं उस नए लॉर्ड का नाम था अब लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, ये वेलेस्ली वही है जिसने इंडिया के अंदर सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया। लॉर्ड वेलेस्ली ये वही है सब्सिडरी अलायंस शुरू करने वाला। ओके, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, अलायंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। ये देखो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी शुरू करने वाला ये वेलेस्ली है। तो वेलेस्ली का टाइम शुरू हो चुका था और वेलेस्ली ये चाहता था कि टीपू सुल्तान वाले एरिया में टीपू सुल्तान सब्सिडरी अलायंस को, सहायक संधि को स्वीकार करे। आपको क्या लगता है कि जो ब्रिटिशर्स की ये सब्सिडरी अलायंस है कि ब्रिटिश फोर्स आपकी मदद करेगी, आप अपनी खुद की फोर्स रिमूव कर दीजिए और हमें पैसे देते रहिए, हमारे एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपके राज दरबार में रहेगा, आपको एडवाइस देगा, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, क्या टीपू सुल्तान ये एक्सेप्ट कर सकता है? लॉर्ड वेलेस्ली के प्रपोजल को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। अरे हम अपने दरबार के खुद मालिक हैं, हम किसी ब्रिटिश रेजिडेंट से क्यों सलाह लें और हम अपनी आर्मी को क्यों डिसमिस करें? ब्रिटिश आर्मी का क्या भरोसा, वो हमारी मदद करे ना करे, और फिर पैसा तो उनको भी देना पड़ रहा है। ब्रिटिश आर्मी किसी स्टेट में दी जाएगी सब्सिडी अलायंस के थ्रू, तो उसका पैसा लेंगे ब्रिटिशर्स, और इससे तो अच्छा हम खुद की आर्मी मेंटेन करें।
हम अपनी आर्मी को डिसमिस कर दें और ब्रिटिश आर्मी को रख लें और ब्रिटिशर्स को पैसा दें और उनका एक ऑफिसर हमारे राज दरबार में रहेगा। इस तरह की चीजें टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं की, सब्सिडी अलायंस को उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया, टीपू रिजेक्टेड, ठीक है, उसने रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड दिस पॉलिसी। और जब इस पॉलिसी को उसने रिजेक्ट किया, टीपू सुल्तान ने जब इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया तो ब्रिटिशर्स को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फाइनल वॉर टीपू सुल्तान के साथ डिसाइड कर दी। टीपू सुल्तान खुद भी चाहता था कि एक बार आर पार की लड़ाई और खत्म करें इस किस्से को, या तो वो रहेंगे या फिर हम रहेंगे, सीधी सी बात है। सब्सिडी अलायंस तो स्वीकार नहीं करेंगे, ये हमारी रेस्पेक्ट के खिलाफ है। ओके, तो वो इस चीज के लिए थे। ठीक है, फिर फाइनली जब ये सब्सिडी अलायंस का प्रपोजल टीपू सुल्तान ने रिजेक्ट कर दिया, कब 1799 में रिजेक्ट कर दिया। कब रिजेक्ट किया इसको, 1799 में रिजेक्ट किया। और जैसे टीपू सुल्तान ने इसको रिजेक्ट किया, ब्रिटिशर्स का अटैक हो गया। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार का एक रीजन ये भी है कि टीपू सुल्तान सब्सिडी अलायंस को रिजेक्ट कर देता है। ओके, फिर उसके बाद देखो, फिर ये वार हुई। ठीक है, तो फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार फरवरी 1799 में शुरू हो गई। ठीक है, वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, स्टार्ट विद टीपू सुल्तान के साथ ये वॉर शुरू हो गई। ओके, टीपू सुल्तान के साथ ये वार शुरू हो जाती है। ओके, और ये वार लगातार चलती रही। ठीक है, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, आपको बताइए ब्रिटिशर्स का कौन लीडर है फिलहाल। ठीक है, ओके, कौन लीडर है फिलहाल, लॉर्ड वेलेस्ली की लीडरशिप में लड़ी जाएगी, लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, पिछली वाली वार में कौन था, कॉर्नवालिस था। पिछली वाली में कॉर्नवालिस था, उससे पिछली वाली में कौन था, हेस्टिंग्स था। भाई सेकंड एंग्लो मैसूर में वॉरेन हेस्टिंग्स, और थर्ड वाली वॉर में कौन था, थर्ड वाली वॉर में कौन था आपको बताइए, कॉर्नवालिस। और फोर्थ वाली में कौन है, वेलेस्ली। याद रखना ये चीजें। ओके, तो देखिए 1799 में फिर ये वार शुरू हुई और ये वार लगातार 2 महीने चलती रही। फाइनली वो दिन आया 4 मई 1799। 4 मई को 1799 में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया। बहादुरी से लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और ब्रिटिशर्स ने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। बहुत कोशिशों के बाद भी टीपू सुल्तान अपना मैसूर नहीं बचा पाए। ओके, तो देखिए टीपू की डेथ हुई, टीपू सुल्तान डेथ। ओके, डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में, टीपू सुल्तान की डेथ होने के बाद ब्रिटिशर्स, ठीक है, कैप्चर्ड। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, कैप्चर्ड एरिया, टीपू सुल्तान का एरिया कैप्चर कर लिया। और कौन कौन से एरिया कैप्चर किए गए, बहुत सारा जो टीपू सुल्तान का था पूरा एरिया, यानी कि मैसूर एरिया, वो पूरा कैप्चर कर लिया। और श्रीरंगपट्टनम कैपिटल में फिर से एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, क्या हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में फिर एग्रीमेंट हुआ और उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया गया। एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी हुई 1799 की ट्रीटी, और उस ट्रीटी के थ्रू, ठीक है, उस ट्रीटी में जिन ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू ये ट्रीटी हुई, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन ब्रिटिश ऑफिसर का नाम भी यहां में लिख रहा हूं, देखो। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, हैरिस और सर स्टुअर्ट। ठीक है, उस समय कौन कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली, ओके, और ठीक है, सर हैरिस, ठीक है, और सर स्टुअर्ट। तो ये 3 थे, वेलेस्ली, हैरिस और स्टुअर्ट। इन तीनों के बीच में इनका एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के बाद में यहां पर जो है वार एंड हो जाती है। और यहां पर एक छोटा सा एक बच्चा वहां वोडियार डायनेस्टी का कृष्णराव, ठीक है, कृष्णराज, एक वोडियार डायनेस्टी का कृष्णराज जो है इसमें बिठा दिया जाता है, वोडियार डायनेस्टी। ठीक है, कौन सा, एक न्यू। ठीक है, इसके बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मैसूर एरिया सब्सिडियरी अलायंस लगाकर,
सब्सिडियरी अलायंस लगाकर, अलायंस, ठीक है, अलायंस को लगा दिया मैसूर में, और यहां पर एक नया एक रूलर बना दिया जो कि वोडियार डायनेस्टी का रूलर था, न्यू पपेट रूलर, न्यू पपेट रूलर, ओके। और वो कौन सी डायनेस्टी का था? वोडियार डायनेस्टी, ठीक है। उसका नाम था कृष्ण राज। क्या नाम था? कृष्ण राज, ओके। इस तरह से वो बढ़ा दिया गया, ओके। एक छोटा सा बच्चा पपेट रूलर, और ब्रिटिश ने पूरा कैप्चर कर लिया पूरा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मैसूर वार 1, 2, 3, 4 हुई, और ब्रिटिशर्स ने किस तरह से पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान की थी। 1799 में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे फ्रांस के किंग नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह से इन्होंने कोलैबोरेशन करना शुरू किया, जो कि एक डायरेक्टरी भी था, और बाद में वो किंग भी बना नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब लॉर्ड वेलेस्ली नए लॉर्ड के रूप में इंडिया में आए, तो उन्होंने फिर सब्सिडी लाइन्स को लगाने की कोशिश की। पॉलिसी जो होती है टीपू सुल्तान के एरिया में लगाने की कोशिश की, तो टीपू ने उसको रिजेक्ट कर दिया। 1799 में इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया गया, ओके। फिर उसके बाद में जब उसने रिजेक्ट किया, तो फिर फरवरी में वार शुरू हुई 1799 में। इस वॉर में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में वार हुई, और टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, और वो लड़ते लड़ते मारा जाता है। 4 मई को 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और फिर ब्रिटिश पूरा एरिया मैसूर का कैप्चर कर लेते हैं, ओके। और फिर एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट कौन सा? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ब्रिटिश मैसूर एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर एक नया पपेट रूलर, एक कठपुतली राजा, छोटा सा बच्चा, एक कृष्ण राज, उसको बिठा दिया जाता है, जो कि वोडियार डायनेस्टी का रूलर था। उसको बिठा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे सब्सिडी लाइन्स लगा दें हम लोग, और ये लोग हमारे अकॉर्डिंग काम करते रहे। एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में बिठा दिया गया, जो कि इस बच्चे को, इस छोटे से बालक वोडियार डायनेस्टी का कृष्ण राज, उसको वो डायरेक्शन देता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पूरा एरिया ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया। मैसूर इस तरह से कंट्रोल में आ गया, ओके। और ये जो कंट्रोल करने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली, सर स्टुअर्ट, सर हैरिश, इन तीनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट कंप्लीट किया था, ओके। तो बेटा आज हमारे इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैसूर वार हमारी कंप्लीट हो गई थी, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें हम मराठा वार और कुछ ब्रिटिश जो एडमिन सिस्टम था उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ 1-2 पॉलिसी और ब्रिटिश एडमिन सिस्टम, उनके बारे में हम समझेंगे। मराठा, एंग्लो मराठा वॉर और ब्रिटिश एडमिन सिस्टम भी, कैसे ये लोग फौजदारी अदालत लगाते थे, किस तरह से दीवानी अदालत लगती थी, इनमें मजिस्ट्रेट के पास कौन कौन लोग होते थे, वो किस तरह की उनकी हेल्प करते थे, इंडियन सिस्टम को इन्होंने किस तरह से एक्सेप्ट किया और किस तरह से ये लोग काम करते हैं आगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है, एंग्लो मैसूर वार फिनिश, ओके। बाय बच्चों।